ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। अजमेर में बढ़ते अपराधों को लेकर चर्चा जारी है। जिस तरह से अजमेर में अपराध बढ़े हैं, बड़े बड़े अपराधियों ने अजमेर को पनाहगाह बनाई है, सवाल उठने लगे हैं। हमने इस बारे में बात की पुष्कर से विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ से। क्या कहा उन्होंने, क्या कहना है उनका अजमेर में बढ़ते अपराधों को लेकर, आइए सुन लेते हैं। अजमेर में जिस तरीके से अपराधों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ। आप प्रदेश की जिम्मेदारी तो संभालती हैं, साथ ही अजमेर जिले की जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आपके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोच है इनकी अपराधों के इस मामले में। नसीम जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है पुलिस को अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना चाहिए? जैसा कि आप बता रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरीके से अपराध बढ़ने की बात आ रही है, तो पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी में आए और जनता से भी है, जनता भी सतर्क रहे ताकि हम अपराधियों से सावधान हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई सोच के साथ में प्रदेश के अंदर 2 जिलों के अंदर कमिश्नरेट जो प्रणाली है उसको लागू किया। क्या सोचती हैं अजमेर में भी अगर इस तरह का प्रयोग किया जाएगा तो सफल हो पाएगा? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी की अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की, वो अपना अच्छा और मुस्तैदी से काम कर रही है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। अगर अजमेर में वो लागू करते और अजमेर का प्रशासन, जहाँ तक आप बता रहे हैं, मेरे सामने जो बात आई है, हम चाहेंगे कि अजमेर का प्रशासन काम कर रहा है और मुस्तैदी से काम करे ताकि हम अपराधों पर लगाम लगा सकें। अजमेर में जो अपराध जिस तेजी से बढ़ते हैं उनके लिए अजमेर की पुलिस को आपके द्वारा कोई सुझाव? मैं जैसे कि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी और तीर्थराज पुष्कर है, ब्रह्मा जी का स्थान है, तो हम चाहेंगे कि इसके लिए मैं आईजी साहब से और एसपी साहब से व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी। हम इस अपराधों की धरपकड़ में तेजी लाने का प्रयास करेंगे। और तो ये थे हमारे प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर। आपका ये मानना है कि जिस तेजी से अपराध बढ़े हैं, अपराधों के तरीके बदले हैं, उस तरीके से पुलिस को भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करना होगा। साथ ही उन्होंने एचबीसी न्यूज को आश्वस्त किया है कि वे इस विषय में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बात करेंगी और जो भी संभव होगा शहर की कानून व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए किया जाएगा। अजमेर से एचबीसी न्यूज के लिए कैमरामैन पवन अटारिया के साथ मनवीर सिंह। ये थी शिक्षा राज्य मंत्री, जिनका मानना है कि एचबीसी ने उन्हें बताया कि अपराध जिस तरह से शहर में बढ़ रहे हैं। प्रताप जी, क्या करेंगे? जिस तरह से मुखातिब हुई वो कैमरे पर, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, हो सकता है मैं पुलिस से बात करूंगी। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके शहर में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि नसीम अख्तर बहुत ही जिम्मेदारी से कह रही हैं और कुल मिलाकर वो सरकार के प्रति, उनकी जो मुख्यमंत्री के प्रति जो जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कृपा से वो मंत्री बनी है तो उनके प्रति जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हीं के गुणगान और उन्हीं के हवाले से उन्होंने सब कुछ कहा है कुल मिलाकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर की जनता को तो और चेत जाना चाहिए। अगर ये अजमेर के लोग अगर इस इंटरव्यू को देखा हो तो समझ जाना चाहिए कि उनका जनप्रतिनिधि कितना जागरूक है, उनके जनप्रतिनिधि कितने चेते हुए हैं, कितने अपने प्रशासन के बारे में, पुलिस को लेकर, अपराधों को लेकर और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कितने जागरूक हैं, ये समझ जाना चाहिए। अजमेर से वो उस अजमेर शहर से एकमात्र मंत्री हैं सरकार में, और अजमेर की व्यवस्था को लेकर वो जितनी जागरूक है उससे अजमेर के लोग तो कम से कम जग जाएं, क्योंकि जगने वाला अब सोया हुआ है। तो अजमेर के लोगों को जग जाना चाहिए, खुद की रक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, अजमेर को बचाने के लिए, अजमेर से अपराधों को खत्म करने के लिए, अजमेर में अपराधों को बढ़ने से रोकने के लिए। कुल मिलाकर नसीम अख्तर या किसी विधायक या किसी मंत्री के भरोसे यदि बैठे रहे तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। दरगाह में तो बम धमाका हो चुका है, 14 जिंदा बम भी अब मिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर अजमेर के लोगों को चेत जाना चाहिए, इनके भरोसे नहीं रहे, मंत्रियों के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि जो हालात नसीम अख्तर के इंटरव्यू से साफ तौर पे पता लगते हैं, नहीं ऐसा लगता है कि इनको ना होश है, केवल एक ही चीज की चिंता है, कुर्सी कहाँ है और कुर्सी को कैसे बचाना है। और कहीं ना कहीं हर बात में जिक्र है मुख्यमंत्री कैसे खुश हो, वो भी एक पहलू सामने आता है कि मुख्यमंत्री को खुश किया जाए।
यहाँ तक की बात वो कमिश्नर प्रणाली तक की करने लग गई कि ठीक है कमिश्नर प्रणाली आ जाए, जयपुर में आ गई, जोधपुर में आ गई, आंकड़े पता नहीं, हालात पता नहीं, जमीन पर क्या हो रहा है, फिर भी उम्मीद है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं कायम होगी। इसलिए समझ जाना चाहिए हमारे देश की व्यवस्था या हमारे जो हालात जो क्यों बिगड़ रहे हैं उसका साफ तौर पे जाहिर होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के दौरान तमाम वायदे करते हैं, लेकिन उन वादों को भूल कर केवल अपने कुर्सी के इर्द गिर्द चक्कर एक और लगाते हैं। तस्वीर प्रताप जी आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारे सामने है। अजमेर सेंट्रल जेल की बात करते हैं, यहाँ भी सवाल खड़े होते हैं जहाँ सुरक्षा के बीच अपराधी मन मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अजमेर का केंद्रीय कारागृह कहने को प्रदेश के सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार किया जाता है, लेकिन बात अगर पिछले कुछ सालों की जाए तो इस बात का पता चलता है कि ये जेल अब प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की शरणगाह बन चुकी है। अजमेर जेल को सुरक्षा की दृष्टि से महफूज बनाते हुए सरकार ने इस पर भरोसा किया और इस जेल में प्रदेश के अपराधी ही नहीं बल्कि देश के कुख्यात आतंकवादियों तक को रखा जाता है। मगर लगता है कि ये जेल अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। इस जेल में रह रहे अपराधी कहने को तो समाज से दूर हैं, मगर इन्हें यहाँ वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जेल के बाहर किसी एक आम इंसान को मिलती हैं। इस जेल में जब भी प्रशासन ने दबिश दी, हर बार बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन बरामद हुए, जो इस बात को सही साबित करते हैं कि जेल पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। अजमेर के इस जेल में नशे का सामान भी कैदियों को सहज उपलब्ध है। ये बात भी कई बार साबित हो चुकी है। अभी पिछले दिनों ही जेल प्रहरियों ने युवक को जेल में अफीम और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन ले जाते हुए पकड़ा था। उसकी तलाशी पर एक प्लास्टिक की जरीकेन उससे मिली, जिसको काट करके देखा गया तो उसके अंदर से नीचे से तो पूरी तरह खाली थी, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक में 6 मोबाइल फ़ोन जो कि बिल्कुल नए हैं वो थे और 4 सिम हैं वो उससे बरामद हुई हैं, 4 चार्जर्स उससे बरामद हुए हैं और इसके अतिरिक्त 400 ग्राम अफीम का दूध भी उससे बरामद हुआ है। जेल में बंद अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात को इस मामले में जेल से गिरफ्तार किए गए आरोपी विजय मोटा की स्वीकारोक्ति से भी समझा जा सकता है। विजय बताता है कि जेल में बंद हर कैदी की जेब में मोबाइल फोन आम बात है। रखे रहते हैं कपड़ों में, जेब में पड़े रहते हैं बस। कोई चेकिंग नहीं होती है वहाँ? चेकिंग होती है वहाँ पे, प्रशासन चेकिंग करता है वहाँ का। फिर मिलते हैं मोबाइल। तो तुम किस तरह से छुपा के रखते हो? जेल में क्या चल रहा है अभी इन दिनों? कुछ भी नहीं सही है। और वो अफीम का जो है वो तो खाता हूँ मैं। अजमेर जेल में आरोपियों को आराम से ही अपने गिरोह संचालित करने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। जेल में ये सारी गतिविधियां चल रही है और जेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि जेल प्रशासन ने जो अपराधी वहाँ बंद हैं उनके साथ में एक गहरा गठबंधन और गहरी मिलीभगत उनकी है। उन लोगों ने जेल नहीं रख करके एक ऐशो आराम की। तो ये थी अजमेर जेल की तस्वीर जहां अपराधी बेखौफ होकर मन मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल जी। अनीता जी, स्वागत है एचबीसी न्यूज पर आपका। क्या कहना चाहेगी अजमेर में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर आप? देखिए, जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा है और अजमेर में जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का बेखौफ आना जाना लगा है जी, उससे स्थानीय पुलिस भी नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ पर ड्रग्स का, अफीम, स्नैक का कारोबार बढ़ा है और अजमेर का जो दरगाह इलाका है जी, वो एक तरह से एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया है इन सब मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त का। और काफी दरगाह एरिया में जो बांग्लादेशी हैं, जो फकीर हैं, वो भी इसका सेवन करते हैं और यहाँ से पुष्कर और आसपास के एरिया में उसकी सप्लाई होती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि बांग्लादेशियों की पहचान करके सबसे पहले उसको खदेड़ा जाए और पुलिस इसमें जो है पूरी तरह से नाकाम रही है। और ये जो सेंसिटिव एरिया है हमारा, उस सेंसिटिव एरिया में भी पुलिस जो है लोगों को नहीं पकड़ पा रही है। अनीता जी, अजमेर में अपराध बढ़े हैं
अनीता जी क्या नहीं लगता आपको कि इस तरह के अपराध बढ़ने से जो अजमेर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शहर है, कहीं आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसके कारण से जो मादक पदार्थों का लेन देन बढ़ा है, इसके कारण से एक तो अपराध बढ़े हैं, एक हमारी नई पीढ़ी खत्म हो रही है, और दूसरे कोई भी असामाजिक तत्व आतंकवादी जिस प्रकार के लोग भी यहाँ पर जो है उनको डरने का, उनका छुपने का ठिकाना इन लोगों ने बना दिया है। तो जो पूर्व में जो घटनाएं हुई है उससे भी पुलिस प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। अनीता जी, एक सवाल उठता है बड़ा कि इतना खतरनाक मोड़ पर अजमेर पहुंच चुका है और आप चुप बैठी हैं, आपकी ओर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। देखिए, समय समय पर प्रशासन की मीटिंगों में, इसके अतिरिक्त विधानसभा में जी बांग्लादेशियों के मुद्दे पर, मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त को मुद्दे पर यदि किसी ने आवाज उठाई है तो अनीता बदल ने ही आवाज उठाई है। पूरे आप विधानसभा के रिकॉर्ड खंगाल करके देखेंगे तो सिर्फ हर बार एक ही विषय रहता है। अनीता जी ये बात सही है कि आप विधानसभा में बहुत तेज चिल्लाती हैं और बहुत तेज बोलती हैं और आपकी आवाज गूंजती रहती है, लेकिन अजमेर में आपकी आवाज नहीं गूंज रही। अजमेर में अपराध जो हो रहे हैं उसको लेकर आपकी आवाज आज तक सुनाई नहीं दी है। ऐसा तो नहीं है। देखिए, मैंने जो बात कही है कि मैं जो जब भी प्रशासन की मीटिंगें होती है उसमें इस बात को उठाती हूँ। आंदोलनात्मक रूप में कभी इस प्रकार की इस बात को लेकर के आंदोलन हमारा स्थानीय नहीं हुआ। क्या वोटों की चिंता है आपको? नहीं, वोटों की चिंता तो हर जनप्रतिनिधि को होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर के हमारी शहर की शांति, हमारा शहर का अमन चैन, हमारे शहर की सुरक्षा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई अनीता जी? शहर में क्यों नहीं लोगों को साथ लिया? क्यों नहीं लोगों को साथ लेकर दबाव बनाया जिससे अजमेर में अमन चैन कायम रहे, आतंकवादियों का गढ़ नहीं बने, अपराधों की नगरी नहीं बने? क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? क्या कोई वोटों का डर लगता है आपको? मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ कि मैंने हर मीटिंग में, प्रशासन की और पुलिस की हर मीटिंग में इस बात के लिए आवाज उठाई है। बस इतना अंतर है कि हमने वो मीटिंग में इस बात की आवाज रखी है। हाँ, सड़कों पर लोग नहीं उतरे हैं। अनीता जी ये एक पूरे अजमेर शहर में नहीं, एक छोटे इलाका दरगाह क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां होती है और आम नागरिक को जो शहर से दूर रहता है, इस इलाके से दूर रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं। अनीता जी आपने हर मीटिंग में आवाज उठाई। अनीता जी आपने हर मीटिंग में आवाज उठाई, लेकिन वो और कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी प्रशासन ने आपकी बात नहीं मानी। उसके बाद आपने क्या किया? हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि हमने लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करने की कोशिश करी है, क्योंकि अपराध अब शहर से बाहर निकल रहा है, शहर की सीमाओं से बाहर निकल रहा है, और लोगों को यही समझाया है कि यदि ये अपराध नहीं रुकेंगे तो आगे और ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए लोग भी इस बात के लिए आगे आए और उसका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मैंने लोगों को समझाइश की है। अनीता जी, सवाल है कि हेडली हो चाहे वो रेकी करके चला जाता है अजमेर आकर, चाहे उमरगुल की बात हो, आतंकवादी है, बड़ा नाम है, वो भी आता है अजमेर चला जाता है। मुंबई से शार्प शूटर आते हैं, वो भी चले जाते हैं। इंटेलिजेंस भी फेलियर रहा है। जनप्रतिनिधि की हैसियत से क्या ऐसे मसले आपने विधानसभा में रखे हैं? कभी बात नशे की नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल रखे हैं विधानसभा में, ऐसे ही मसले रखे हैं विधानसभा में। क्या रेस्पॉन्स मिला? क्या लगा आपको कहीं जमीन पर फिर कोई काम हो पाया? जमीन पर काम तो नहीं हुआ। देखिए, मैं ये बात को तो सच्चाई से स्वीकार करती हूँ कि इतनी आवाज उठाने के बावजूद भी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। पर जब कोई घटना घटती है तब पुलिस प्रशासन थोड़े दिन तक जरूर चुस्त दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन वही बाद में ढाक के तीन पत्ते, वही सारी लापरवाहियां और वही सारे काम रूटीन के होते रहते हैं। अनीता जी, यही सवाल उठता है क्योंकि पुष्कर और दरगाह की नगरी है और तमाम दुनिया भर के लोग आते हैं, हमारे देश से भी तीर्थयात्री तमाम आते हैं और यहाँ का छोटा सा धमाका पूरी दुनिया में एक तहलका मचाता है। कुल मिलाकर क्या ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जनता को साथ लेकर आंदोलन खड़ा करने की, दबाव बनाने की, सरकार पर दबाव बनाने की क्या आप जरूरत महसूस नहीं करती? नहीं, बिल्कुल जरूरत महसूस करती हूँ। मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ कहीं कोई असहयोगात्मक रुख भी नहीं है। मैं बिल्कुल सही इसमें बहुत जरूरी समझती हूँ। क्या पार्टी की राजनीति आपको ये नहीं करने से रोकती है? नहीं, ये देखिए, नहीं, पार्टी की कोई राजनीति ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों ने हमें कभी रोका है ना कभी टोका है।